नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम अम्ल एवं क्षारक एसिड्स या बेसिस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं अम्ल या एसिड से। देखिए, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, उन पदार्थों को ही अम्ल कहा जाता है। और यह प्राचीन या पारंपरिक परिभाषा है। आधुनिक रूप से हम अम्ल को इन 3 तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं और परीक्षा में एमसीक्यूज भी यहीं से पूछे जाएंगे। तो एमपीपीएससी हो या अदर एग्जाम्स हो, उनमें जो है आरएनएस की परिभाषा पूछी जा सकती है कि ऐसे पदार्थ जो कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह आर्हेनियस की परिभाषा है। तो यहाँ पर 2 से 3 तरीके की जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टाइप 1 में हो सकता है आपको ये परिभाषा दे दी जाए और उस वैज्ञानिक का नाम पूछा जाए, या फिर दूसरा प्रकार का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि वानस्टेड एम लॉरी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, राइट। या तीसरा हो सकता है आपसे विभिन्न प्रकार के जो अम्ल हैं उनके फॉर्मूले पूछे जाएं, या चौथा प्रकार का जो प्रश्न है वो अम्लों के प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं, या 5वां प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका कहां कहां पर प्रयोग होता है। इस तरीके से कई प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल की परिभाषाएं देखेंगे, उसके बाद में अम्ल के प्रकार पढ़ेंगे और फिर विभिन्न प्रकार के अम्लों को एक एक करके पढ़ेंगे, राइट। तो पारंपरिक रूप से अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है अम्लों की परिभाषा को हम आर्हेनियस के अनुसार देखते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देता है। तो यहां से सीधा सीधा एमसीक्यूज बन सकता है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देता है उसे ही आर्हेनियस के अनुसार अम्ल माना जाता है। अर्थात जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलेंगे तो यह H+ आयन एवं Cl नेगेटिव में, अर्थात H+ आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में घोलने पर यह H+ आयन प्रदान करता है, वही अम्ल होता है। तो वानस्टेड एवं लारी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है या अम्ल वह आयन है जो कि प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। क्लियर। किसकी? प्रोटॉन देने की। तो वानस्टेड लारी के अनुसार अम्ल वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो वही लुईस के अनुसार अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया में अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। अर्थात अम्ल क्षार अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले को ही क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। तो यहां से 3 चीज याद रखें। जल में घोलने पर जो H+ आयन देता है, राइट, जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, और अम्ल क्षार अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ही क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। तो अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार जल में घोलने पर यह H+ आयन देता है। वानस्टेड लारी के अनुसार वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, और लुईस के अनुसार अम्ल क्षार अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे ही अम्ल कहा जाता है या एसिड्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। क्लियर। अब अम्ल के जो है हम यहाँ पर गुणों के बारे में समझेंगे, लेकिन गुणों के बारे में समझने से पहले हम सूचक को भी समझ लेते हैं। यहां से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज तो सूचक होता क्या है। देखिए, सूचक ऐसा पदार्थ होता है जो कि किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को सूचित करता है। तो वह पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का सूचक हो उसे ही सूचक कहा जाता है। और जो सूचक होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा प्राकृतिक सूचक,
राइट। तो सूचक का पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक, राइट। तो प्राकृतिक सूचक, और दूसरा क्या हो जाएगा? कृत्रिम सूचक हो जाएगा। तो प्राकृतिक सूचक में क्या आता है? लिटमस पत्र आता है। तो प्राकृतिक सूचक में हम यहाँ पर लिटमस पत्र को समझते हैं। सबसे पहले लिटमस क्या होता है? तो देखिए, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है? डाई होता है, राइट। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। दूसरी चीज, यह कहां से प्राप्त किया जाता है? यह थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जिसे थैलोफाइटा समूह के पौधे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और जब कोई विलयन, राइट, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो, तो इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। तो ये तीन चीजें याद रखें। लिटमस प्राकृतिक सूचक होता है, लिटमस जो है एक रंजक होता है जिसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, और जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय, तो यह बैंगनी रंग का होता है। फिर अब हम समझते हैं कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक में आ जाते हैं मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन, राइट। तो मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन ये कृत्रिम संसूचक होते हैं जो कि पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम अम्लों के गुणों को समझेंगे। क्लियर? तो यहां से भी जो जितने भी फैक्ट्स हैं, यहां से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो अम्लों के जो गुण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अर्थात अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी पीएच मान 7 से कम होता है। साथ ही साथ ये मेथिल ऑरेंज को क्या कर देते हैं? लाल। ध्यान रखना, दोनों में अच्छी चीज ये कि लाल। तो ये मेथिल ऑरेंज के विलयन को लाल कर देते हैं। साथ ही साथ जो लिटमस होता है, राइट, वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो अम्ल मिथाइल ऑरेंज के विलयन को भी लाल कर देते हैं और नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं। साथ ही साथ जब अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया होती है, तो जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण एवं क्या बनता है? जल बनता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अम्ल क्षयकारी या संक्षारक होते हैं, राइट। तो अम्ल क्षयकारी या संक्षारक होते हैं, अर्थात अम्लों की संपर्क में जैसे ही त्वचा आ जाए, बाल आ जाए, कागज आ जाए, कपड़ा आ जाए, तो वो बुरी तरीके से झुलस जाते हैं या जल जाते हैं। तो अम्ल क्षयकारी या संक्षारक होते हैं, अर्थात जैसे ही लकड़ी, धातु या हमारे शरीर की त्वचा संपर्क में आती है तो वो बुरी तरीके से नष्ट हो जाती है या जल जाती है। साथ ही साथ यदि जीव की त्वचा प्रबल अम्लों के संपर्क में आ जाए तो वह बुरी तरीके से क्या होती है? झुलस जाती है। क्लियर? ये हुए यहाँ पर अम्लों के गुण। इसके साथ ही कुछ अन्य गुण भी हैं, जैसे अम्लों का जो जलीय विलयन होता है, राइट। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा है कि जैसे ही अम्ल जो है, जैसे ही अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उससे अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है, राइट। अर्थात अम्ल का जलीय विलयन में आयन होंगे और आयन होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यही कारण है कि अम्लों का जो जलीय विलयन है वह विद्युत का सुचालक होता है। साथ ही साथ अम्लों की जब धातुओं से अभिक्रिया होती है, तो अम्लों की जब धातुओं से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लियर? और जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइडों के साथ भी अभिक्रिया करके लवण एवं जल देते हैं। तो जब धातुओं से अभिक्रिया होती है अम्लों की तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया होती है तो लवण एवं जल क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ धातु कार्बोनेट से जब अभिक्रिया होती है तो उससे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। क्लियर? धातुओं से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया होती है तो लवण एवं जल की प्राप्ति होती है, और धातु कार्बोनेट से यदि अभिक्रिया हो तो लवण प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। जैसे Na2CO3, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? 2HCl से हो रही। तो NaCl क्या हो गया?
लवण हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या हो गया, जल हो गया। क्लियर। अब हम यहाँ पर अम्लों के प्रकारों को पढ़ेंगे, तो यहाँ से भी सीधे सीधे MCQs पूछे जा सकते हैं। तो अम्लों के प्रकार में पहला हो जाएगा हाइड्रोजनी अम्ल हो जाएगा। क्लियर। तो बिल्कुल ही सीधी सी बात है, हाइड्रोजनी अम्ल कैसे हम देखिए, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वहीं ऑक्सीजन परमाणु मतलब अनुपस्थित होता है, उसको ही हाइड्रोजनी अम्ल कहते हैं। क्लियर। तो जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तथा ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है उनको ही हाइड्रोजनी अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रो रासायनिक अम्ल हो जाएगा और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो जाएगा। अगर आप इनको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का परमाणु दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित हो और ऑक्सीजन क्या हो, अनुपस्थित हो, उनको ही हाइड्रोजनी अम्ल कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोकेमिकल अम्ल और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ऑक्सी अम्ल। तो ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो उनको ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहते हैं। कुल मिलाकर ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित हो और हाइड्रोजन भी उपस्थित हो उनको ही ऑक्सी एसिड्स कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए O3 प्रेजेंट है, O3 प्रेजेंट, O3 प्रेजेंट। तो जिन अम्लों में ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी उपस्थित हो उनको ऑक्सी अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। अब यहाँ से MCQs ये भी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे अगर वो लिख दें HCl तो वो ये भी दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है हाइड्रोक्सी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। तो आप सीधा उत्तर दे देंगे कि ये जो है हाइड्रोक्सी अम्ल है। क्लियर। अब तीसरा हो जाएगा प्रबल अम्ल, या क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएगा। प्रबल अम्ल क्या होता है, देखिए ऐसे अम्ल जिनको जल में घोला जाए, राइट। तो ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं उनको ही प्रबल अम्ल कहते हैं। या ऐसे अम्ल जो बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। तो दो परिभाषा, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं, या ऐसे अम्ल जो जल में बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको ही प्रबल अम्ल कहा जाता है। और प्रबल अम्ल जो हैं वो बहुत ही तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और यदि जंतु की त्वचा या मानव त्वचा यदि प्रबल अम्लों के संपर्क में आ जाती है तो बहुत बुरी तरीके से क्या होती है, जल जाती है, राइट। उदाहरण के लिए सुना होगा आपने कि हमारे देश में कई ऐसी दुरात्माएं भी हैं जो कि महिलाओं पर एसिड अटैक करती हैं और यदि महिलाओं के चेहरे पर यदि एसिड डाल दिया जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है या जल जाता है, राइट। जो प्रबल अम्ल में बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। साथ ही साथ जो सभी प्रबल अम्ल हैं ये प्रबल क्या होते हैं, विद्युत अपघट्ट भी होते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट भी होंगे। यदि कार्बोनिक अम्ल H2CO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3, ध्यान रखना, सल्फ्यूरस अम्ल, तो कार्बोनिक अम्ल एवं सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 को छोड़कर जो जितने भी खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो दो चीजें याद रखना है, खनिज अम्ल जो हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, परंतु हमें कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल को छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो जाएगा, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये तीनों ही प्रबल अम्ल होते हैं। चौथा हो जाएगा दुर्बल अम्ल, इसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। ऐसे अम्ल जो कि जल में पूरी तरीके से आयनीकृत नहीं होते हैं, अर्थात आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। तो ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं या पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते हैं तथा जल में
कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। और दुर्बल अम्ल जो है इनकी अभिक्रिया करने की जो दर है वो कैसी होती है, मंद होती है। और सभी कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन महत्वपूर्ण घटक होता है, तो सभी जो कार्बनिक अम्ल हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। सभी खनिज जो अम्ल हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, और जो सभी कार्बनिक जो अम्ल हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, और कार्बनिक क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्लियर। अब हम कई महत्वपूर्ण अम्ल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अम्ल के बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी। उस अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला सीधे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे उन्होंने दे दिया कि H2SO3, निम्नलिखित में से H2SO3 अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, और दे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, राइट, सल्फ्यूरस अम्ल, या फिर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोसल्फ्यूरस। अगर यहाँ पर S3 है तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोसल्फ्यूरस अम्ल। इसीलिए सभी अम्लों का रासायनिक फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर। तो जो जितने भी महत्वपूर्ण अम्ल हैं उनको तथा उनके प्रयोगों को, उनके रासायनिक फॉर्मूला को हम एक एक करके जो है समझते चलते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला H2SO4 होता है, राइट। और यह जो अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका बड़ी मात्रा में उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका औद्योगिक महत्व अधिक है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है। क्लियर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 हुआ, और उद्योगों में अत्यधिक महत्व होने के कारण ही इसको रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो H2SO का प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, साथ ही साथ जो लेड स्टोरेज बैटरी है वह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। दूसरा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है, और हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है, राइट, तो इसका फॉर्मूला HCl है। और हाइड्रोक्लोरिक गैस के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। ध्यान रखें, रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वहीं अम्लराज जो है जिसको हम आगे समझेंगे उसको बनाने में HCl का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनीकरण में प्रयोग किया जाता है, और विद्युत प्लेटिंग में, अर्थात एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या विद्युत प्लेटिंग में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है, और यह अम्ल एक प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक अम्ल होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को छोड़कर अन्य सभी धातुओं से तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जो नाइट्रिक अम्ल है इसके प्रयोग देखेंगे तो HNO3 का प्रयोग खाद्य एवं उर्वरक बनाने में किया जाता है, राइट। रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इत्र एवं औषधियां बनाने में प्रयोग किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण विस्फोटक जैसे TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन या गन मेटल। क्लियर। तो खाद्य एवं उर्वरक बनाने में, रंग बनाने में, इत्र एवं औषधि बनाने में, तथा सबसे महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। चौथा हो जाएगा अम्लराज या एक्वारेजिया, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। तो एक्वारेज क्या होता है, देखिए 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल को आपस में मिला दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे ही क्या कहा जाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। तो बिल्कुल क्लियर आप याद रखें,
1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में मिला दिया जाए तो उससे ही अम्लराज की प्राप्ति होती है। और अम्लराज इतना प्रबल होता है कि यह सोना एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी घोल देता है या गला देता है। तो सोना एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को जो गला देता है उसको अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज को बनाने में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 भाग सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल को आपस में मिलाया जाता है। अगला हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, ध्यान से समझते जाइएगा। राइट, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है और यह एक ऐसा अम्ल है जो कि प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। राइट, तो प्राकृतिक रूप में फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू आदि के डंक में पाया जाता है। राइट, तो फॉर्मिक अम्ल प्राकृतिक रूप में लाल चींटियों के डंक में, मधुमक्खी के डंक में एवं बिच्छू के डंक में तथा अन्य जीवों में भी पाया जाता है। और जैसे ही ये फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो बहुत ही तेजी से क्या होता है, जलन होता है। इसी वजह से मधुमक्खी के काटने से या फिर लाल चींटी के काटने से एक तो लाल जो है जहाँ पे काटा जाता है वहाँ पर लाल लाल स्किन हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, जलन होती है। राइट, तो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है और यह प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, रोगाणुनाशी के रूप में। तो रोगाणुनाशी के रूप में फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है। गठिया रोग के दवा के रूप में, रबड़ उद्योग में, चमड़ा उद्योग में और कपड़ा उद्योग में फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और यह भी प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH प्राकृतिक रूप से फलों के रसों में पाया जाता है। तो फलों का जो रस होता है उसमें प्राकृतिक रूप से एसिटिक अम्ल होता है। साथ ही साथ एसिटिक अम्ल का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, सिरका होता है। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में जो मुख्य घटक है वह एसिटिक अम्ल होता है। इसके अलावा यह फलों के रसों में भी पाया जाता है और इसी की वजह से ही फलों का जो खट्टा स्वाद या सिरके का जो खट्टा स्वाद है वह एसिटिक अम्ल की वजह से ही होता है। अब एसिटिक अम्ल के उपयोग क्या है, तो सेल्यूलोज एसीटेट के रूप में फोटोग्राफिक फिल्म में, तो फोटोग्राफिक फिल्म में सेल्यूलोज एसीटेट के रूप में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। रेयॉन जो कि एक कृत्रिम धागा है, इसके निर्माण में एसीटेट का प्रयोग होता है। खाने में अचार आदि खाद्य पदार्थों में, राइट, तो अचार जैसे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में या फूड प्रोसेसिंग में जो है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। तो एक्सोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C2H2O4 होता है। क्या होता है, C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है और यह भी प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में पौधों की कोशिकाओं में यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल जो है थोड़ी मात्रा में मूत्र में भी पाया जाता है। और जब हमारे शरीर में यदि ऑक्जेलिक अम्ल अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो यह किडनी स्टोन का कारण बनता है। तो मानव गुर्दे में यदि कैल्शियम ऑक्जेलेट अम्ल जो है इकट्ठा हो जाता है तो यही पथरी की बीमारी का कारण भी बनता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है, कपड़ों पर जो स्याही के धब्बे लग जाते हैं तो कपड़ों पर स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, सिट्रिक एसिड हो जाएगा। तो सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला C6H8O7 होता है। कितना, C6H8O7 सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। और सिट्रिक अम्ल भी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जो जितने भी सिट्रिक फल होते हैं, राइट, या नींबू कुल के या जो खट्टे फल होते हैं, तो नींबू कुल के या जो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल का प्रयोग खाद्य परिसंस्करण के रूप में अचार, मुरब्बा आदि के परिरक्षण में किया जाता है। यदि आप नींबू को या आम की कैरी को यदि नींबू के रस में रखेंगे, अर्थात सिट्रिक अम्ल की अगर उपस्थिति होगी, तो उससे अचार एवं मुरब्बा जो है खराब नहीं होता है। इसके अलावा भी जो सिट्रिक अम्ल है, इसका प्रयोग बर्तनों को एवं धातुओं को साफ करने में किया जाता है। विम बार 100 नींबुओं की शक्ति, एडवर्टाइजमेंट सुना होगा आपने, राइट। तो चूंकि ये जो सिट्रिक अम्ल है, ये चिकनाई को एवं तेलीय पदार्थों को आसानी से हटा देता है। इसीलिए विम में या घरेलू स्तर पर जो जितने भी बर्तन होते हैं, खाने के बर्तन जिनमें तेल लगा होता है, उनको साफ करने में एवं मूर्तियों को भी साफ करने में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, राइट। तो एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C6H8O6 है। अब रासायनिक फॉर्मूला आप इनके जरूर से याद रखें। एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला C6H8O6 होता है, तो वहीं सिट्रिक अम्ल का C6H8O7 होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का C2H2O4 होता है। क्लियर? और एसिटिक अम्ल का CH3COOH होता है। तो जिन रासायनिक सूत्रों को आप भूल सकते हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करें, राइट। तो एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला C6H8O6 होता है, और एस्कॉर्बिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? विटामिन सी कहा जाता है। यह विटामिन सी का ही रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, परंतु यदि शरीर में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी हो जाए, तो वह स्कर्वी नामक रोग के लिए भी क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे शरीर में घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। अब जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये जल में विलय होता है, साथ ही साथ ये खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत आंवला होता है। इसके अलावा सभी नींबू कुल के जो जितने भी खट्टे फल हैं, संतरा है, नींबू है, ये सभी एस्कॉर्बिक अम्ल के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। 10वां हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। इसका भी नाम आपने कई बार सुना होगा, राइट। तो लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C3H6O3 होता है। क्या? C3H6O3 होता है। और लैक्टिक अम्ल भी जो है, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण है, वो हमारे शरीर की मांसपेशियों में भी होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक कार्य करता है, तो उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही पेश जो है थकान महसूस होती है। क्लियर? तो 3 चीजें याद रखनी। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3H6O3, यह खट्टे दूध में पाया जाता है, और मांसपेशियों में यदि लैक्टिक अम्ल जमाव हो जाता है, तो यही थकान का क्या होता है? कारण होता है। क्लियर? फिर अगला हो जाएगा टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। तो देखिए, टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C4H6O6 होता है, और यह भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से यह अंगूर, केला और मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। भोजन में स्वाद एवं सुगंध बढ़ाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने अम्ल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब वैसे ही हम क्षार को भी पढ़ेंगे। क्षार की परिभाषा, क्षार के गुण, क्षार के प्रकार और विभिन्न जो महत्वपूर्ण क्षारक हैं, उनके बारे में भी समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको अभी से स्पष्ट कर दूं कि एक होता है क्षारक, और कहीं कहीं पर आप पढ़ने को भी मिलता होगा क्षार, राइट। तो क्षार एवं क्षारक में क्या अंतर होता है? देखिए, दरअसल जो क्षारक होता है, यह जल में घुलनशील भी होता है और अघुलनशील भी होता है। तो जो जल में घुलनशील क्षारक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, राइट। तो आगे जाकर मैं आपको क्षारक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, राइट। मैंने आपको प्रारंभ में ही इसलिए बता दिया है ताकि आप कंफ्यूजन आपको ना हो, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्षारक क्या होता है?
देखिए, जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते। जो जल में घुलनशील क्षार होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्लियर। तो जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहा जाता है, ये सबसे पहले आप क्लियर करें। तो अब हम जो है हम क्षारक या बेसेस की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर गुण पढ़ेंगे, फिर प्रकार पढ़ेंगे और फिर जो महत्वपूर्ण क्षारक हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्षारक क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे पदार्थ, राइट, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, उनको क्षारक कहा जाता है। परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार हमको आर्हेनियस के अनुसार, बॉन्स्टेड-लॉरेली और इनके अनुसार समझना। तो आर्हेनियस के अनुसार, देखिए आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्लियर, अंतर समझना। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव आयन देते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। वैसे ही बॉन्स्टेड-लॉरेली के अनुसार क्षार वे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। राइट, ध्यान रखें, अम्ल प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, तो वहीं क्षारक ऐसे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं। वहीं लुईस के अनुसार अम्ल क्षार अभिक्रिया में क्षारक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। राइट, अम्ल क्या होते हैं, लुईस के अनुसार अम्ल क्षार अभिक्रिया में वह जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वह अम्ल होता है, और जो अम्ल क्षार अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसे ही क्या कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षारक या बेसेस के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम बेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या क्षारकों के गुणों को समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है, देखिए क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं। तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लों का 7 से कम होता है। तो क्षार का स्वाद 7 से अधिक होता है। साथ ही जब क्षारकों को छुआ जाता है तो यह साबुन के जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। एवं जो क्षारक है, क्षारक के जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल जो है आयन उत्पन्न होते हैं, अर्थात क्षारकों के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात ये विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं। ये कुछ धातुओं के साथ में क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं। राइट, तो अम्ल भी धातुओं के साथ में क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। तो वहीं क्षारक भी धातुओं के साथ में क्रिया करते हैं। क्षारक की जब धातुओं के साथ में क्रिया होती है तो ये लवण एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं। राइट, ये जो धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं, तो क्षारक धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल देते हैं। वहीं इनकी जो 3 चीजें, ये फिनेप्थेलीन को क्या कर देते हैं, गुलाबी। अम्ल जो है क्षार जो है यहाँ पर क्षार फिनेप्थेलीन को गुलाबी कर देते हैं। साथ ही साथ ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला। अम्ल की अगर हम देखें तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देते हैं, पीला कर देते हैं। तो ये क्षारकों के गुण हो जाएंगे। अब हम क्षारकों के प्रकारों को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारक हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाएंगे। राइट, तो जैसे हमने अम्ल को पढ़ा था वैसे ही प्रबल क्षारक होते हैं। राइट, तो ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं या जल में अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव उत्पन्न करते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, प्रबल क्षारक कहा जाता है। राइट, तो ऐसे क्षारक जो कि जल में पूर्णतः आयनीकृत होते हैं और जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, प्रबल क्षारक कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, सोडियम, तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक होते हैं। दूसरा हो जाएगा दुर्बल क्षारक। तो ऐसे क्षारक जो कि जल में घुलकर
कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं, साथ ही साथ जो जल में आंशिक रूप से क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो आंशिक रूप से विलेय होते हैं और कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, उनको दुर्बल क्षारक कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी दुर्बल क्षारक होते हैं। अब क्षारकों के हम यहाँ पर उपयोग भी पढ़ेंगे। तो देखिए, क्षारकों का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है। तो क्षारकों का प्रयोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में होता है। उदाहरण के लिए, जब भी आपकी पेट में एसिडिटी बढ़ती है तो हम क्षार को लेते हैं, इनो के रूप में क्षार को लेते हैं, जिससे एसिडिटी शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और उदासीनीकरण तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मकों के रूप में क्षारकों का प्रयोग किया जाता है, राइट। साल्ट्स या लवणों के निर्माण में क्षारकों का प्रयोग होता है, तो विद्युत अपघट्य के रूप में इनका प्रयोग होता है। साथ ही साथ कपड़ा, साबुन, औषधि, कागज, पेट्रोलियम इत्यादि उद्योगों में क्षार का उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब हम जो कुछ महत्वपूर्ण क्षारक हैं एवं उनके उपयोग हैं उनको समझेंगे। तो यहां से भी आपको जो जितने भी क्षारक हम पढ़ेंगे उन क्षारक के बारे में 3 से 4 विशेषताएं आपको याद रखनी, राइट। सबसे पहली चीज तो क्षारक का रासायनिक सूत्र क्या है, दूसरा उसका निर्माण कैसे होता है, तीसरा उसका उपयोग क्या है, और चौथी उसका अन्य नाम भी यहाँ पर मिलेगा। जैसे धावन सोडा किसे कहते हैं, राइट, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनके उपयोग क्या होते हैं, तो इन सबको समझते जाना है। तो महत्वपूर्ण क्षारक को एवं उनके उपयोग को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOAH, राइट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है और यह एक प्रबल क्षारक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये पहला निकनेम हो गया, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक होता है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है और इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका प्रयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, साथ ही साथ कागज एवं कपड़ा उद्योग में, सफाई करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, दवा निर्माण में, और रेयान जो कि एक संश्लेषित तंतु है उसके निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH होता है। दूसरा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। इसका प्रयोग औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। दीवारों की जो रंगाई है उसमें किया जाता है, राइट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और दीवारों की या नए भवन की पुताई में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कठोर जल के मृदुकरण में इसका प्रयोग करता है। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ चर्म रोग में एवं दवाएं बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgOH2 होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक दुर्बल क्षारक होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है और इसका प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लीयता को दूर करने में। तो इसका प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में करते हैं। अम्ल विषाक्तता के दूर करने में प्रतिविष के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और चीनी उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? फिर अगला हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल क्षारक होता है और इसका प्रयोग मुलायम साबुन के निर्माण में किया जाता है। क्लियर? तो जो मुलायम साबुन है उसके निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ SO2 CO2 के अवशोषण में भी जो है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaO होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो प्रयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर, राइट, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा इत्यादि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। साथ ही साथ दीवारों की पुताई में एवं इसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है। तो जो खाने का चूना होता है जिसको हम बिना बुझा चूना कहते हैं, राइट, तो जो तंबाकू के साथ में खाने में जिसका प्रयोग किया जाता है वह कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, राइट। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, कास्टिक सोडा बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ जुड़ाई में भी जो है कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो औषधि व रबर निर्माण में मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अम्ल एवं क्षार को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। क्लियर। अब जो लवण का टॉपिक है वो भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम उसको सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर अम्ल क्षार के जो कुछ रासायनिक गुण हैं इन पर भी हम चर्चा करते हैं, ताकि अगर परीक्षा में कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो हमसे बने। तो अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं उनको समझते चलते हैं, यहां से भी MCQs बन सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगी, धातु के साथ में अभिक्रिया, हालांकि जिनको हमने अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लिया। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया। तो पहली चीज तो यही है कि देखिए, जब अम्ल की धातु से अभिक्रिया होती है तो लवण एवं क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। और साथ ही साथ क्षार की धातु से अभिक्रिया होती है तब भी लवण एवं क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अर्थात पहली चीज ये क्लियर है कि जब अम्ल एवं क्षार की धातु से अभिक्रिया होती है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बनती है। क्लियर। दूसरा हो जाएगा, जब अम्ल एवं क्षारों की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो देखिए, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया होती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं प्लस का क्या बनता है, जल बनता है, राइट। तो जो सभी धातु कार्बोनेट होते हैं, क्लियर, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या बनता है, जल बनता है। क्लियर। तीसरी हो जाएगी यहां पर अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। क्लियर। तो जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया होती है तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है यह एक तीव्र अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो इसमें अम्ल एवं क्षार आपस में मिलते हैं तो उससे लवण बनता है एवं क्या बनता है, जल बनता है। क्लियर। लवण जो बनता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही बनता है। अब यहां पर एक होता है तनुकरण या डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या है कि देखिए, किसी अम्ल या क्षार की जो प्रबलता है उसको अगर हमको कम करना हो तो हम अम्ल या क्षार को किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं या डाइल्यूशन कहते हैं। सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जल में अम्ल या क्षार को मिलाने से जल में H+ आयन या OH आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या होती है, कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर H+ आयन या OH आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अब यहां पर दो फैक्ट्स आपको याद रखने। सबसे पहली चीज तो ये जो डाइल्यूशन की प्रक्रिया होती है तनुकरण की, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात जब कभी भी अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उससे ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। इसीलिए यहां पर आप एक चीज याद रखें कि हमेशा तनुकरण के लिए जल को, राइट, जैसे मैंने कहा कि ये जल हो जाएगा, राइट, और एक बीकर में क्या है, अम्ल है, राइट। तो तनुकरण का मतलब क्या हुआ कि हमें अम्ल को जल में मिलाना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने क्या किया कि जो अम्ल का बीकर है उसमें हमने क्या कर दिया, जल मिला दिया। तो
तो अभी हमने समझा है कि अम्ल जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तनुकरण अभिक्रिया जो होती है, तनुकरण अभिक्रिया में जैसे हम अम्ल में जल को मिलाएंगे तो प्रचंड क्या होगा, ऊष्मा जो है निकलेगी, राइट। ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है, तो जैसे ही हम जल को अम्ल में मिलाएंगे तो हो सकता है विस्फोट भी हो जाएगा, इससे क्षति हो सकती है। इसीलिए जल को अम्ल में नहीं मिलाया जाता है, बल्कि तनुकरण के लिए हमेशा जल में किसको मिलाया जाता है, अम्ल में मिलाया जाता है। तो जैसे जैसे हम जल में अम्ल को मिलाएंगे उसका डाइल्यूशन होता जाएगा। क्लियर। तो तनुकरण की प्रक्रिया में जल को अम्ल में नहीं मिलाया जाता है, बल्कि अम्ल को जल में मिलाया जाता है। क्लियर। फिर अगला हो जाएगा अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो देखिए, जब कभी भी अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है एवं क्षार बनता है। साथ ही साथ जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। क्लियर। और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। क्लियर। अब क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति, तो जब धातु ऑक्साइड की क्षारक से अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है एवं क्या बनता है, जल। ध्यान रखें, धात्विक ऑक्साइड से चाहे अम्ल की अभिक्रिया हो या क्षार की अभिक्रिया हो, हमेशा क्या बनता है, लवण एवं जड़ बनता है, राइट। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो वहीं जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्लियर। अब हम यहाँ पर आगे समझते हैं अम्ल एवं क्षारक के जलीय विलयन। तो देखिए, अभी हमने समझा कि जैसे यदि हम अम्ल एवं क्षार को यदि जल में मिलाते हैं तो जल में प्रति इकाई आयतन में जो आयन है उनकी संख्या में क्या होगी, कमी आती जाएगी। अर्थात जल की उपस्थिति में ही जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। क्लियर। तो अम्ल एवं जो क्षार है, जैसे ही हम उनको जल में मिलाते हैं तो अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, तो वहीं क्षार जल में OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए HCl को जब हम जल में मिलाएंगे तो H3O+ का आयन निकलता है, और वहीं यदि KOH राइट को यदि जल में मिलाएंगे तो K+ का जो है आयन निकलेगा और OH नेगेटिव आयन निकलेगा। क्लियर। अब यहां से दरअसल एक चीज समझिए जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जो क्षारक होते हैं, क्षारक को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील, और दूसरा क्या हो जाएगा, जल में अघुलनशील हो जाएगा, राइट। तो कुछ जो क्षारक होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अर्थात उनको जल में पूर्ण रूप से नहीं घोला जा सकता। तो वहीं कुछ जो क्षारक होते हैं वो जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। और क्षार भी साबुन की तरह चिकने होते हैं, स्वाद इनका कड़वा होता है, और इनकी प्रकृति जो है कैसी होती है, संक्षारक की होती है। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर अम्ल एवं लवण को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।